हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूफाई हब। प्यारे बच्चों, एड्यूफाई हब के शिखर बैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें कि हम बात करेंगे ये पार्ट 2, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जो बातचीत किया हुआ है वो है डॉट प्रोडक्ट, या उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर काम किया हुआ है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। दरअसल वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। साथ में इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसके बीच में हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए या प्रोडक्ट के लिए हम क्रॉस सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। First of all, the vector or cross product of the two non-zero vector a and b in an assigned order denoted by a cross b, read as a cross b is defined as a cross b is equals to mod a mod b sin theta into n cap. n cap क्या है? Where n cap is a unit vector which is perpendicular to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। और यहां पर थीटा के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगा। इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और एन कैप के बारे में यहां पर बोला गया कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप जो है वो अपने आप में क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट हैंडेड स्क्रू ड्यू टू रोटेशन विच मेक्स ए कॉन्साइड विद बी। यानी ए अगर बी की तरफ कॉन्साइड होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रोटेशन जो है ना वो राइट हैंडेड सिस्टम के अंतर्गत आता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन। कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि ए और बी दो वेक्टर है, इसका इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर आप कैलकुलेट करिए जो कि राइट हैंडेड सिस्टम हो, तो हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बातचीत करेंगे हम लोग। तो ओवरऑल जो निकल करके निष्कर्ष आ रहा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या निकल करके आया? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब यहां से एक बात आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए नोट के रूप में कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 आर वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 आर बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, वी डिफाइन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। उस सिचुएशन में ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि अगर वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो या दोनों ए और बी 0 हो तो हम लोग बोलेंगे ए क्रॉस बी जो होगा वो 0 होगा। कोई एक 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होती है। दूसरा पॉइंट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि दो वेक्टर का इसका नाम जो है वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। क्रॉस हमने कहा क्योंकि इनके बीच में हम लोग सिंबल क्रॉस का प्रयोग कर रहे हैं, तो ए क्रॉस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ए यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुआ। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट कि एज यूनिट वेक्टर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। कहने का मतलब यह है कि अभी अभी आपने देखा कि जो एन कैप है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका जस्ट एक मीनिंग आ रहा कि वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में है एन कैप उसके परपेंडिकुलर है। यही बात यहां पे समझाया जा रहा है कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट कि if A and B are perpendicular, then the three vector A, B and A cross B form a right-handed system triad of mutually perpendicular vector। यानी A, B और A cross B ये right-handed system of mutually perpendicular vector A, B और A cross B ये अपने आप में क्या हो जाएंगे? perpendicular vector हो जाएंगे। Now अगला पॉइंट हम लोगों का ये है नोट 5 कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के पैरेलल होने का कंडीशन क्या है? अगर दो वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब थीटा 0 है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल आर कोलिनियर देन थीटा इज इक्वल्स टू 0 आर पाई। इट मीन साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 होता है 0 या साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो दो वेक्टर अपने आप में पैरेलल तब कहे जाएंगे जब ए और बी अपने आप में क्या हो? कोलिनियर हो, यानी थीटा 0 हो या थीटा अपने आप में पाई हो। तो उस दशा में ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
नाउ इसका रिवर्स कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स यहां से अगर हम लोग बातचीत करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए, देन आइदर वेक्टर ए आर वेक्टर बी आर बोथ इज अ जीरो वेक्टर आर एल्स दे आर पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो सिंपली आप ये बोलना है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो अपने आप में जो है जीरो हो जाएगा। इसका रिवर्स कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो डेफिनेटली अगर वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं तो डेफिनेटली वो दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं। ठीक है, नाउ देयरफॉर द टू नॉन जीरो का मतलब वेक्टर जीरो नहीं है, देयरफॉर द टू नॉन जीरो प्रॉपर, यानी कि वो अपने आप में नॉन जीरो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जीरो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। यहां पर याद रखिएगा नोट का ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर, then and if they are parallel, then याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस मोमेंट पर ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, नाउ नोट नंबर 6, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ए क्रॉस ए यहां पर क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है, इसका मतलब यह है कि सिंस द एंगल बिटवीन ए एंड ए और ए के बीच का एंगल कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए साइन थीटा जीरो होगा, हेंस द ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस ए की वैल्यू जीरो। वहीं पर ए क्रॉस ऑफ माइनस ए का मतलब ए और माइनस ए के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। हेंस ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो, यानी वेक्टर ए या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी की वैल्यू कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि यहां पे हम लोग देख पाएंगे नॉट कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। यहां पर बोला गया कि सिंस द रोटेशन विच कैरीज ए इनटू बी इज अपोजिट टू दैट विच कैरीज बी इनटू ए, यानी ए क्रॉस बी का सेंस अलग है और बी क्रॉस ए का सेंस अलग है। ए क्रॉस बी अगर जो होता है ए बी साइन थीटा, तो बी क्रॉस ए जो हो जाएगा बी ए साइन थीटा इंटू माइनस ऑफ एन कैप हो जाता है। तो इसलिए यहां पर इनका सेंस बदल गया, इसलिए यहां पर बोलेंगे कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर्गत अगर हम लोग बातचीत करें देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। पहला थ्योरम ये है कि इफ ए एंड बी आर एनी वेक्टर एंड एम इज एनी रियल नंबर पॉजिटिव आर निगेटिव, देन एम इंटू ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए क्रॉस बी, यानी एम वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए क्रॉस बी या ए क्रॉस एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी। देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ये लिखा गया है, यानी ए क्रॉस ये जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आ रहा है दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, पहले ए का बी में प्लस में ये हो जाएगा ए क्रॉस सी। इस तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, नाउ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कंपोनेंट के रूप में अगर हम बातचीत करें, लेट अस कंसीडर लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k
देन आप याद रखिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा आई जे के डिटर्मिनेंट के अंतर्गत A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये हो जाता है अपने आप में। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम लोग ये सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो A क्रॉस B को हम लोग लिखेंगे तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ये अपने आप में हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2 के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को लेकर के। अच्छा, यहां से ये बात आप लिख सकते हैं कि हमने अभी ये चीज देख लिया कि भाई ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है दिस इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, पहला पॉइंट। तो ये है किसके इक्वल, हम लोग बोलेंगे कि ए क्रॉस बी जो होगा दरअसल ये अपने आप में होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल। एंड थर्ड थिंग्स इज दैट कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये माइनस अगर इधर आ जाएगा तो ये लिखा जाएगा प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। यानी ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल है, और साथ में ए क्रॉस बी और वो माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस में बी क्रॉस ए जो हो जाता है ये कितना हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है। तो ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। सपोज दैट यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i प्लस 5j माइनस k, देन फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट करिए। चलिए इसके बारे में जब हम लोग बातचीत करेंगे तो जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 4k, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i प्लस 5j माइनस k। और हम लोग अगर निकालते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी तो ये ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जो निकल करके आएगा ये हो जाएगा आई जे के, यहाँ कितना हो गया 3 माइनस 2 4 2 5 माइनस 1। तो यहाँ से जब ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा आई इंटू इसे ढक लेंगे और इसे, तो ये हो गया कितना 2 माइनस 20 माइनस जे इंटू जे वाले के केस में माइनस 3 माइनस 8 प्लस के इंटू 15 प्लस 4 ये आ जाएगा। तो ये आ कितना गया माइनस का 18i माइनस माइनस प्लस 11j प्लस 19k, यानी ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ गई इतनी आ गई। तो ए क्रॉस बी जो निकल करके आ गया दरअसल माइनस 18i प्लस 11j प्लस 19k, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये निकल करके आ गई कि ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे कैसे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप सिंपली एक बात अच्छे से समझ लें कि डिटर्मिनेंट के अंदर हम पहले आई जे के लिखेंगे, फिर जो पहले वेक्टर आया उसके कंपोनेंट को आई जे के नीचे लिखेंगे, फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर आई जे के नीचे लिखेंगे और देन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। रही बात इसके मैग्नीट्यूड को पता करने की तो मैग्नीट्यूड भी पता किया जा सकता है। ठीक है, नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यहां पे एक बात हमें समझ में आ रहा है कि सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। और यहां से यदि हम बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और एन कैप की वैल्यू हो चुकी है कितनी 1 हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे हेंस
साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने आप में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान में मॉड ए मॉड बी। यानी ए क्रॉस बी अगर आपको दिया गया है तो यहां से आप साइन थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। सिमिलरली यहां से एक और बात समझते हैं, एन कैप की जो वैल्यू होगी, नोट करके इस बात को आप लिख सकते हैं, नोट एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, या यूं कहें कि एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपान में मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। दरअसल इस बात को आप समझिएगा, एन कैप की वैल्यू हम लोग जब ये लिखते हैं तो केवल एन कैप में एक वैल्यू नहीं आता, बल्कि ये जब बात करते हैं तो इसके आगे हम लोग लगाते क्या है, प्लस माइनस दोनों आ जाता है। यानी कि यहां से जब हम जिक्र करेंगे तो इस बात का विशेष रूप से यहां पर हम लोग बोलेंगे कि कभी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर नहीं होता, देयर आर टू वेक्टर आर एग्जिस्ट। तो यहां पे हम लोग जब लिखेंगे इस बात को नोट करके लिख लेंगे कि देयर आर टू वेक्टर्स which are perpendicular to वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हमेशा दो वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, इन विच वन इज, जिनमें से एक जो होता है वो आउटसाइड टू द प्लेन होता है तो दूसरा होता है इनसाइड टू द प्लेन। ठीक है, तो ये बातचीत हम लोग करेंगे। यानी एक राइट हैंडेड सिस्टम होता है तो दूसरा लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया कि साइन थीटा की वैल्यू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी हो जाएगा। नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की बातचीत करते हैं। अच्छा, एक बात हम लोगों को यहां पर let A and B are two given vector and C be the vector which is perpendicular to वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां पर यह बोला गया कि यदि ए और बी दो गिवन वेक्टर हैं और सी अपने आप में एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी के, देन उस मोमेंट पे आप याद रखिएगा कि जो सी वेक्टर होता है, दरअसल ये सी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाता है। समझ में बात? ए क्रॉस बी मतलब जो सी वेक्टर है वो अपने आप में ए क्रॉस बी। जो अगर परपेंडिकुलर की भी कभी भी बात करें कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आप वेक्टर बताइए, तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है वो ए क्रॉस बी होता है। उस सिचुएशन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि आप यहां पर निकालिए सी कैप, सी का मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ सी कैप इज इक्वल्स टू सी कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर अपान में मॉड ऑफ सी वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी अपान में मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये हो जाता है अपने आप में एक यूनिट वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा।
यहां से लिखेंगे हेंस द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the unit vector which is perpendicular to given vector vector A and vector B is vector A cross vector B अपान में मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये हो जाता है अपने आप में, यानी दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों का मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअल उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड जब कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इनका क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। अच्छा, एक बात यहां पर विशेष रूप से आप जरा देख लीजिए, यहां पर 4th नंबर पॉइंट आप लिखिएगा कि अगर हम बात करते हैं I क्रॉस I एंड I क्रॉस J इज इक्वल्स टू I क्रॉस I एंड J क्रॉस J एंड K क्रॉस K दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड 5th नंबर पॉइंट की बात करते हैं अगर I क्रॉस J ये होता है K, हम बात करते हैं अगर J क्रॉस K तो ये हो जाता है अपने आप में I, एंड अगर हम बात करते हैं K क्रॉस I तो ये हो जाता है J। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I, दैट विल बी J। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। लैग्रेंजेज आइडेंटिटी क्या होता है, यहां पर हम लोग समझते हैं इस बात को कि A डॉट B मॉडुलस ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू mod A mod B इंटू cos थीटा A डॉट B। वहीं पर एंड मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B एंड साइन थीटा। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इन दोनों के स्क्वायर को हम इन दोनों के जो इक्वेशन है इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर A डॉट B का होल स्क्वायर प्लस में A क्रॉस B का होल स्क्वायर। दरअसल ये हो जाएगा मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर। इन दोनों को अगर कॉमन ले लिया तो ये बन जाता है अपने आप में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसलिए यहाँ से जो निष्कर्ष निकल गया वो आ गया अपने आप में मॉड ऑफ A डॉट B का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A स्क्वायर इनटू में मॉड ऑफ B स्क्वायर। दैट आइडेंटिटी इज नोन एज लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। यानी यहाँ पर कोई भी तीन चीज, यहाँ पर 4 चीजें हैं, A डॉट B है, A क्रॉस B है, मॉड ऑफ A है, मॉड ऑफ B है। कोई भी 3 इंफॉर्मेशन दे करके चौथे इंफॉर्मेशन के बारे में अगर पूछा जाता है तो यही कहलाता है अपने आप में लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। लैग्रेंजेज आइडेंटिटी, लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। ठीक है, इस तरीके से बातचीत करते हैं हम लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के केस में सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है अपने आप में एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को लेकर के जब हम बातचीत करेंगे तो यहां पर ये जो चीजें निकल करके आ जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ जो वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के अंतर्गत आ रहा है, इसमें हमें एप्लीकेशन के रूप में सबसे पहला पॉइंट तो ये डिस्कस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर के। एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर के बातचीत करना है। दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है अपने आप में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ parallelogram, and third things is torque or moment of a force. Torque or moment of force.
हमें इसको लेकर के डिस्कस करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हो या डॉट एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हो, या फिर इसको हम लोग क्रॉस डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हम लोग देखें एप्लीकेशन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स को लेकर के हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में आप समझिएगा कि इसमें भी पहला पॉइंट हम जब डिस्कस करेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर के, तो यहां से हम इस चीज को जो है यहीं पे ब्रेक कर देना है लाइन को। यहां पे आप याद रखिए कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द पोजीशन वेक्टर of, if vector A, vector B and vector C are the position vector of the sides of the triangle, then मतलब ये कि यहां पर ए बी सी जो है वो ट्रायंगल के साइड वेक्टर हैं। यहां पर ए, ये बी और ये सी अगर ये हैं तो ये अपने आप में हुआ ए बी वेक्टर, वेक्टर ए बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी सी दरअसल ये हो गया अपने आप में वेक्टर बी, और यहां पे अगर हम बात करते हैं वेक्टर ए सी तो दरअसल ये हो गया अपने आप में वेक्टर सी। तो किसी भी दो एडजेसेंट साइड का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, या इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी। इस तरीके से हो जाता है। कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकल करके आ जाता है वो अपने आप में कितना हो जाता है, 1/2 ए क्रॉस बी या 1/2 बी क्रॉस सी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। वहीं पर अगर हम जिक्र करते हैं कि सपोज दैट अगर यहां पर ए बी और सी ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हो, तब क्या होगा, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ vertices of position vector of vertices of the triangle, vertices of the triangle, then ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इनके अगर पोजीशन वेक्टर अगर दिए गए हैं, यानी ये वेक्टर A है, ये वेक्टर अगर B है और ये वेक्टर जो है वो अपने आप में अगर C है, तो याद रखिए कि देन एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस ए, ये हो जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फार्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें पहले से पता हो कि ए बी और सी दे आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। वर्टिसेस वेक्टर एक तरीके से हैं, पोजीशन उनके जो है पोजीशन वेक्टर है, और यहां पर अगर साइड वेक्टर है तो 1/2 ए क्रॉस बी या 1/2 बी क्रॉस सी या 1/2 सी क्रॉस ए हो जाता है। इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर के बातचीत करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बातचीत करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के केस में अगर हम लोग डिस्कस करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के केस में सबसे पहला पॉइंट कि अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, अगर ये ए बी सी और ये डी,
यहां पर अगर ये अपने आप में वेक्टर ए है, ठीक है, और अगर ये अपने आप में वेक्टर बी है और ये एंगल अगर अपने आप में थीटा है, तो उस सिचुएशन में आप याद रखिएगा यहां पर कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द adjacent side vector of a parallelogram, then adjacent side vector of a parallelogram, then area is equals to, ये हो जाता है अपने आप में मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पर कोई 1/2 का प्रयोग नहीं होता है। अगर एडजेसेंट साइड दिए गए हैं तो हम लोग बोलेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। और यहीं पर एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि यदि ऐसा होता है कि सपोज दैट अगर यहां पर पैरेललोग्राम जो है ये इस तरीके से है, ठीक है, ए बी सी डी, और यहां पर अगर ये जो वैल्यू दिया गया ये है अपने आप में वेक्टर ए और अगर ये अपने आप में है वेक्टर बी, ठीक है, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ vector of the diagonal of a parallelogram, diagonal of a parallelogram, then अगर ए और बी ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हो जाए, उस सिचुएशन में आप याद रखिएगा कि जो एरिया निकल करके आ जाता है दैट इज 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का प्रयोग 1/2 के साथ तब करेंगे एरिया पैरेललोग्राम में जब ए और बी ये अपने आप पे पोजीशन वेक्टर ऑफ द डायगोनल हो जाए, ठीक है। और अगर ए और बी अगर एडजेसेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल है तो एरिया इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, नहीं तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ए क्रॉस बी निकल करके आ जाता है, दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ the adjacent side, if the position vector of the adjacent side of a parallelogram is 3i minus 2j plus k and I plus 5j plus 3k, then find the area of parallelogram, then find the area of the parallelogram। आप पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, यानी इफ द पोजीशन वेक्टर of the adjacent side of a parallelogram is 3i minus 2j plus k and I plus 5j plus 3k, then find the area of parallelogram। तो एरिया पैरेललोग्राम किस तरीके से निकाला जाएगा, इसके सोल्यूशन को लेकर के अगर हम बातचीत करते हैं तो ध्यान रखिए कि एडजेसेंट साइड है अगर तो एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, यही ना, ए क्रॉस बी। तो हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि लेट यहां पर जो ए है वो है अपने आप में कितना 3i माइनस 2j एंड प्लस में k एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने आप में i प्लस 5j एंड प्लस में 3k। तो अब हम निकालेंगे a क्रॉस b, यहां से निकलेगा a क्रॉस b, ये हो जाएगा अपने आप में i j k और यहां पर है कितना 3 माइनस 2 1 और यहां पर हो जाएगा 1 5 एंड 3। अब यहां से जब निकालेंगे a क्रॉस b तो ये हो जाएगा i इंटू माइनस 6
-5 माइनस जे इंटू ये हो गया 9 - 1 प्लस के इंटू ये हो जाएगा अपने आप में 15 एंड प्लस में 2। तो अब यहां से जो चीजें निकल करके आ जाएंगी वो हो जाएगा अपने आप में a क्रॉस b इज इक्वल्स टू -11i माइनस का 8j प्लस का 17k। और रही बात इसका मॉडुलस निकालने की, a क्रॉस b का मॉडुलस दरअसल ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 64 एंड 17 का स्क्वायर जो हो जाएगा ये अपने आप में हो जाएगा 289। ठीक है, अब इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 289 121 एंड 64 दैट इज 374 यानी a क्रॉस b इज इक्वल्स टू हो गया कितना रूट में 374। तो यही हमारा एरिया हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 374। दैट इज द आंसर। एरिया कितना हो जाएगा रूट का 374 हो जाएगा। एरिया इज इक्वल्स टू रूट 374। तो अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम अगर दिए गए हैं तो उस सिचुएशन में जब हमें एरिया निकालना होगा तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी ये पूरी तरीके से, पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग इनका क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 374 इसका एरिया आ जाएगा। नाउ अब अगर हम लोग बातचीत करें सपोज दैट ट्रायंगल्स को लेकर के एक बातचीत कर लेते हैं यहां पर कि ट्रायंगल के एरिया को लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ 2i - 3j + 2k एंड i + 2j + k आर द position vector of the adjacent side of triangle, then find the area of triangle। उस मोमेंट पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए कि क्या होगा, है ना। अगर आपको यहां पर हमने क्या प्रोवाइड कर दिया कि 2i - 3j + 2k एंड i + 2j + k दे आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो ये बन जाएगा अपने आप में लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i - 3j + 2k। ठीक है, एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने आप में i + 2j + k। देन एरिया इज इक्वल्स टू ये हो जाता है अपने आप में 1/2 मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि हम a क्रॉस b कैलकुलेट करें। अगर a क्रॉस b अगर हम कैलकुलेट करते हैं a क्रॉस b ये हो जाएगा अपने आप में i j k और यहां से जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 2 -3 2 1 2 1। तो a क्रॉस b का अगर हम जिक्र करते हैं तो a क्रॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा i इंटू दरअसल ये हो गया -3 -4 -j इंटू 2 - 2 प्लस k इंटू 4 + 3। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया a क्रॉस b इज इक्वल टू -7i, ये तो हो गया प्लस का 0j और प्लस का 7k। ठीक है, यानी यहां से a क्रॉस b जो निकल करके आया a क्रॉस b दैट इज इक्वल्स टू -7i + 7k। हमें तो इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 + 49। दरअसल ये हो गया कितना 7√2 एंड एरिया
एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, दरअसल ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7 क्रॉस 2, ठीक है, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 7/√2 यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमने 1/2 ए क्रॉस बी का हमने प्रयोग कर लिया, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल करके आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने सीख लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने सीख लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टार्क आर मोमेंट ऑफ अ फोर्स। टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स का अगर हम जिक्र करते हैं यहां पर, टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स दरअसल ये क्या होता है, सपोज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज है ना, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट अगर ए है, और यहां पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक अप्लाइड फोर्स अगर एफ है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स अगर एफ है, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि टार्क आर मोमेंट, टार्क आर मोमेंट of a force about a point B is, about a point B is, टार्क आर मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट बी इज, ये अपने आप में हो जाएगा। अगर इसे हम डिस्प्लेसमेंट को अगर हम आर बोल रहे हैं तो इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने आप में ए बी क्रॉस एफ। दरअसल ये हो जाएगा कि टाउ इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू ए बी की जो वैल्यू होती है, दरअसल ये हो जाता अपने आप में वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए क्रॉस में एफ, और ये टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर क्रॉस एफ। टाउ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर क्रॉस एफ के इक्वल आ गई, और यही मोमेंट टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है अपने आप में, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात है तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम लोग बातचीत कर लेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब हम बात टार्क की करते हैं तो ये जो ए है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। ए को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये पॉइंट जो है वो बी जो है वो हिंज पॉइंट है, हिंज्ड पॉइंट, याद रखिएगा। और एक विशेष रूप से नोट करके बात लिखेंगे कि जो टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर निर्भर करता है। ये जितना समीप होगा या जितना ये दूर होगा उसके हिसाब से ये अपने आप में टार्क या मोमेंट जनरेट होगा। तो यहां पर एक बात हम नोट करके लिख लेते हैं, नोट कि टार्क आर moment of force, torque or moment of force is dependent on the point of application of force। ये इस बात पर डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर निर्भर करता है। यानी टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर ये डिपेंड करता है, टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये जितना नजदीक होगा जितना दूर होगा उसके हिसाब से बातचीत करेंगे। तो दिस इज सेट टू द टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे। If a force F is equals to 3I minus 2J plus 2K is applied on a particle at a point whose position vector is I plus 2J plus K, then find the moment of this force about a point
about a point whose position vector is 2i plus j plus k, 2i plus j plus k, जिसका यहां पर बोला गया कि इफ force F is equals to 3i minus 2j plus 2k is applied on a particle at a point whose position vector is I plus 2j plus k, then find the moment of this force about a point whose position vector is 2i plus j plus k. इसके अबाउट आपको बताना है। तो यहां पर पहले तो हम लोग इसको मैथमेटिकली फॉर्म अगर करते हैं तो हमें एक बात समझ में आ रहा है कि भाई फोर्स क्या दिया गया है। F जो दिया गया है दैट इज 3i माइनस का 2j प्लस का 2k दिया गया है। ओ ए वेक्टर यानी जिस पर अप्लाई किया जा रहा है वो है अपने आप में i प्लस 2j प्लस के, एंड ओ बी वेक्टर दरअसल ये जो दिया गया है ये है अपने आप में 2i प्लस में j एंड प्लस में k। तो यहां से क्या हम लोग r वेक्टर निकाल लेंगे, r वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, OB माइनस OA वेक्टर जब निकाल लेंगे तो पोजीशन वेक्टर आ गया OB माइनस OA 2i माइनस i दैट इज i, j माइनस 2j माइनस j और k ये हो गया प्लस का 0k, है ना। तो ये आ गया अपने आप में r वेक्टर। नाउ अब हमें निकालना है टाउ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, तो हम निकालेंगे टार्क टाउ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। तो r क्रॉस f निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे यहां हो जाएगा i j k, r की जो वैल्यू आ गई वो अपने आप में कितना हो गया, r इज इक्वल्स टू जो वैल्यू निकल करके आया है वो 1 माइनस 1 0, और f जो दिया गया है वो है 3 माइनस 2 एंड 2 ये दिया गया है। अब यहां पर जब r क्रॉस f निकालेंगे तो r क्रॉस f इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा i इंटू माइनस 2 माइनस 0 माइनस j इंटू दरअसल ये हो गया 2 माइनस 0 एंड प्लस k इंटू ये हो गया माइनस 2 और प्लस का 3, माइनस 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया माइनस 2i माइनस 2j एंड प्लस का k, यानी ये r क्रॉस f आ गया और यही टार्क है, यानी टाउ इज इक्वल्स टू माइनस 2i माइनस 2j प्लस का k। और रही बात अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कि मॉडुलस ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 दरअसल 3 यूनिट, ये हो जाएगा अपने आप में टार्क। दैट विल बी द फाइनल आंसर, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट जो निकल करके आया वो निकल करके कितना आ गया, मैग्नीट्यूड में 3 यूनिट आ गया। और रही बात इसका ये कि इसका जो वेक्टर हुआ टार्क वेक्टर या मोमेंट ऑफ फोर्स जो हो गया वो निकल करके आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने इसका जिक्र किया। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक बातचीत करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग बातचीत करेंगे वो होगा अपने आप में एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें कि हम लोग बातचीत करेंगे वर्क डन, साथ में हम लोग बातचीत करेंगे कि उसके केस में हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो फिलहाल आज के सेशन में यहीं तक बातचीत करेंगे। ओके, थैंक यू।